हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो वेलकम करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल विजडम क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए एक नया चैप्टर जो इस इलेक्ट्रिसिटी है, जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती किसमें होती है? इसके न्यूमेरिकल्स करने में। समझ आ रहा है ना? इसके न्यूमेरिकल्स में काफी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप ये लेक्चर अच्छे से देखो। मैं दावा करता हूं कि इस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको जो न्यूमेरिकल्स का फोबिया है, इस लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा। स्टार्ट किया जाए फिर? स्टार्ट करें? अरे करें ना। मैं पहले बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक चैप्टर है, हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का पहला लेक्चर आज का होगा, कल क्या होगा, दूसरा लेक्चर इसका रिलीज होगा। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे ये समझते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं। तो इसको मैं अपने स्टाइल में समझाना चाहूंगा तुम्हें, अपने स्टाइल में। किसमें? अपने स्टाइल में। देखो, ये बताओ कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है। तुम्हें थोड़ा केमिस्ट्री पे ले चलते हैं। केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, घबराओ मत। ठीक है, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हम ले क्या चलते हैं? चार्ज पे। ये बताओ, किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं? क्या होते हैं भैया? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, और सराउंडिंग क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। कंफर्म बात है? कंफर्म बात है। जनरल स्टेट में ये समझो, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन्स भी होते हैं। बस सपोज करो ये एटम है, इसमें 5 प्रोटॉन्स हैं, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन्स कौन सा चार्ज कॉज करेगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज कॉज करता है। तो हम तुमसे कह रहे हैं, जनरल स्टेट में क्या होता है, नॉर्मली क्या होते हैं, एटम्स में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओवरऑल नेट चार्ज क्या हो गया? नेट चार्ज क्या हो गया? 0। समझो, यहां पे हम तुम्हें समझा रहे हैं, समझो। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। ये न्यूक्लियस के अंदर है। ये एक सराउंडिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा धोखेबाज होता है, वो हमेशा बेहतर की तलाश में होता है। कंडीशन कुछ भी हो, कभी तुम्हारे प्रोटॉन्स तुम्हारे एटम छोड़ के नहीं जाएंगे, वो जिसके हैं उनके ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बेहतर की तलाश में है। कल कल कोई एक आ गया नया एटम, अमीर, चमक सा एकदम मस्त, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें कूद गए। अब हम तुमसे कह रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। ये जो एटम था ये अमीर है, मतलब इनके पास प्रोटॉन 8 प्रोटॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले थे। समझ रहे हो ना? 2 इलेक्ट्रॉन इसके कूद किस में चले गए। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन जब आए, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो उतना ही है, 5 प्रोटॉन। 5 प्रोटॉन है ना यहाँ पे। इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन नहीं, 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो मतलब 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए इसमें, तो मतलब ये चार्ज कौन सा हो गया? पॉजिटिव। कंफर्म बात? अब इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गए, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, मतलब इसमें कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। मतलब ये कैसा हो गया? निगेटिव चार्ज। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से क्या हो रहा है? 2 टाइप के चार्ज हो रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। समझ रहे हो ना? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह नहीं है ना? कोई परवाह नहीं है। अब यहां पे ये समझो, यहां पे ये समझो कि तुम खुद सोचो कि पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है। किसी बॉडी का पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है बताओ? इलेक्ट्रॉन के लूज करने से। कोई बॉडी निगेटिव चार्ज कैसे डेवलप कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के गेन करने से। समझ गए ना? पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। या ये भी कह सकते हो, पॉजिटिव चार्ज कैसे बना? इलेक्ट्रॉन्स की धोखा देने से। समझ सकते हो ना? इलेक्ट्रॉन्स के धोखा देने से क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। मतलब कोई धोखा देता है तो पॉजिटिविटी तो आती है लाइफ में, आती है ना? आती है ना? बहुत कुछ सीखते हो। समझ रहे हो ना? बहुत कुछ सीखते हो। साकिर सिखा बोले राज भाई, इसके अंदर बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। बोल रहे कि 6:30 बजे आ जाएंगे हम।
ठीक है, चलो देखो, अब समझो, अब हम समझ गए, सुनो यहाँ पे, अब हम क्या समझ गए, अरे सुन लो यार, अब हम ये समझ गए कि दो टाइप के चार्ज हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज है और क्या है, निगेटिव चार्ज है। समझिए ना, दो टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ था, धोखा देने से, मतलब इलेक्ट्रॉन के लूज करने से, समझ गए। निगेटिव चार्ज कैसे हुआ था, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से। जिंदगी में खुशहाली आई है, अलग बात है किसी और की है ये इसलिए ये खुशी भी टेम्पोररी है, समझ सकते तुम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये निगेटिव चार्ज कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से, समझ गए ना। अरे बुझा गया, अरे बुझा गया कि ना। अब ये बताओ, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तुम भी जानते हो, सेम सेम में देखा देखी अगर होगा तो क्या होगा, रिपल्सन ना, अपोजिट नेचर ट्रैक्शन। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बड़ा गौर से सुन रहे हो कोई पुराने जख्म पे नमक तो नहीं छिड़क दिया मैंने ना ठीक है, तो यहाँ पे तुम खुश हो जाओ। देखो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ये क्या है प्लस, ये भी क्या है प्लस, दूर भागे एक दूसरे से। ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, अरे ये तो अलग अलग है, अट्रैक्ट हो जाओ, ट्रैक्शन, समझ गए ना। तो सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, मतलब लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़े, अरे बोलो ना। अब देखो यहाँ पे, अब मैं कुछ साइन ध्यान रख लो कि जो एसाइड चार्ज है वो क्या होता है जी, कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम। एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात क्या है तुम्हारा, कि ये बताओ बेसिक तुम्हारा बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सेल, मतलब सबसे छोटी यूनिट। वैसे ही तुमसे बोल दिए कि चार्ज का सबसे छोटी यूनिट कितना, मतलब चार्ज मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम चार्ज हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल। जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल चार्ज बोल रहे हैं। हम तुमसे क्या बोल रहे हैं, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल चार्ज बोल रहे हैं। वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और ये तुम्हारा क्या हो गया जी, क्या हो गया, फंडामेंटल चार्ज हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं बताओ, की बात, कोई डाउट, इस स्लाइड में कोई डाउट है देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आपने, कोई डाउट, अरे बोलो ना, आगे समझे ना। ये सारी चार्ज की बातें हैं जो कोई नहीं है, रिवाइज कर दे क्या, चलो देख लो चार्ज दो टाइप के, जल्दी देखो, चार्ज के पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव कैसे होता, धोखा देने से, मतलब इलेक्ट्रॉन के लूज करने से, निगेटिव इलेक्ट्रॉन के गेन करने से। सेम सेम नेचर का चार्ज, अट्रैक्ट रिपेल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, साइन ऑफ चार्ज कूलॉम। अरे कूलॉम है ना, फंडामेंटल यूनिट चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, माइनस लगा देना। पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, अरे बोलो ना, कॉपी लेके बैठो, लिखते रहो तो थोड़ा थोड़ा, लग रहा है मूवी देख रहे हो, तुम लोग भी लिखो, कॉपी निकालो। हम वायरल मत करो, दानिश एंग्री, कॉपी निकालो, सब लिखते रहो, गधे। आगे चले, क्यों देखो, गिव मी वाटर, तो देखो, अब पढ़ते हैं करेंट, आपको पढ़ते हैं करेंट। ये बताओ, देखो करेंट किसे बोलते हैं, देखो एग्जैक्टली समझो यहां पे करंट किसे बोलते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ये भी तो चार्ज ही है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं, या कोई बोलो चार्ज फ्लो कर रहा है, किस रेट से कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, करंट। समझ रहे हो बात को नहीं, तो अगर फॉर्मूला की बात करोगे, रेट, भाई रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होना, किसका, चार्ज का फ्लो होना, वही तुम्हारा क्या कर लिया, करंट। तुम करंट का फॉर्मूला की बात करोगे तो जाहिर बात है आई क्या होगा, क्यू बाई ई होगा।
कंफर्म बात है? कोई डाउट है? कोई परेशानी नहीं है ना? ये फॉर्मूला है क्या? नहीं ना? अब देखो यहां पे समझो, ये डायग्राम देखो, यहां पे देखो, यहां ये डायग्राम देखो, यहां पे तुम खुद देखो, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, मतलब चार्ज के फ्लो को क्या बोले हैं? करंट। समझ गए ना? असल तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है। अब यहां पे ये समझो, इलेक्ट्रॉन कहेंगे डायरेक्शन, मतलब यहां पे ये समझो, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? करंट। उनके अपोजिट डायरेक्शन क्या फ्लो करेगा? करंट। हम तुमसे ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो कर रहा है? इधर फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो कर रहा है? इधर फ्लो कर रहा है। तो करंट कहां फ्लो करेगा? इधर फ्लो करेगा। समझे बात? कोई नहीं? अब हम मानते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या फ्लो, उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या फ्लो कर रहा है? प्रोटॉन फ्लो कर रहा है। कन्वेंशनल, क्योंकि अपोजिट नेचर है। समझ रहे हो ना? तो हम ये कहते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। या फिर ये बोलते हैं जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। पल्ले पड़ा क्या? पड़ा? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो तुम्हें डायरेक्शन समझ में आ गया। अब ये रही रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज करंट। आ गया कि नहीं समझ में? अब यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है? चार्ज, जिसकी साइड क्या होता है? कूलॉम। वही पढ़ क्या है? टी क्या है? टाइम। किसमें होता है? सेकेंड में। अब एसआई यूनिट ऑफ करंट की बात करोगे, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ध्यान रखना, समझ लो ना? करंट एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट, इसको आई लिख लो, क्या होता है? एम्पियर। आई क्या होता है? जो तुम्हारा आई है ये किसको डिनोट करता है? करंट को करता है। आई किसको डिनोट करता है? करंट को डिनोट करता है। अब बहुत सारे अदर पॉपुलर यूनिट भी है। नॉर्मल तो क्या है? एम्पियर। हम तुमसे कह रहे हैं 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो में कितना आता है? 10 की पावर -3। नहीं सॉरी, ये मिली एम्पियर है। ये क्या है? मिली एम्पियर। ये क्या है? ये मिली एम्पियर है। कितना आता है? 10 की पावर -3 एम्पियर। ये क्या है? माइक्रो एम्पियर। कितना आता है? 10 की पावर -6 एम्पियर। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो यहां पे तुम करंट का फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। एसआई यूनिट एम्पियर। कुछ अदर यूनिट भी है, कुछ माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितना है? 10 की पावर -3। माइक्रो में कितना है? 10 की पावर -6। समझ गए कि नहीं? डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। या फिर ये बोल उल्टा कि प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? फ्लो, तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं हो रही ना? बोलो, कोई डाउट? आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे, अब यहां पे देखो, अब यहां पे ये थोड़ा सा, ये भी हम लोग मिटाना भूल गए थे। कोई नहीं, हम लोग फिर फिनिश करेंगे इसको। क्या हो गया? को हम लोग खुद से करेंगे, वरना सॉल्यूशन देख लोगे तुम लोग खुद से करोगे। आगे समझ में कि नहीं? वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। पॉज करो, फिर देखो कर रहे हैं हम। ऑनलाइन में पॉज करो, फिर खुद से करो। देखो क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। ये क्या दिया है? चार्ज। देखो न्यूमेरिकल कैसे करोगे? क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लिख लो। ये क्या है? चार्ज। यूनिट देके पहचान, कूलम है ना? यहाँ पे क्यू क्या लिखोगे? क्यू क्या लिखोगे? 500 कूलम। सही है। अब बोला है इफ द करेंट ड्रॉन बाय ए डिवाइस इस 25 मिली एम्पियर, मतलब तुम्हारा आई कितना दिया है जी? कितना दिया है? 25 मिली एम्पियर, मतलब 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल डिस्चार्ज कंप्लीटली। तुमसे क्या पूछा है? क्या पूछा है जी? टाइम पूछा है। तुम क्या जानते हो? आई क्या होता है? क्या जानते हो? आई क्या होता है जी? आई क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। कंफर्म बात? तुम खुद बताओ,
क्यू क्या होगा 500 कूलम, ई क्या होगा जी, अब बताओ इस और नहीं कुछ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे मत करो वरना मामला खराब हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे मत करो। तुम्हें निकालना क्या है, टी निकालना है ना, तुम क्या टाइम कैसे क्यू बाई आई लिख सकते हो, लिख सकते हो ना भैया, आई क्यू बाई टी क्या होगा क्यू बाई आई, यानी क्यू कितना है तुम्हारा 500 और आई कितना है 25 इंटू 10 की पावर -3, इसको सॉल्व कर लो, 3 को ऊपर ले जाओगे 500 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 25, तुम खुद बताओ 25 दूनी 50 क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 3, मतलब आंसर कितना आएगा 20,000 सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना। अब यहां पे ये समझो, ये क्या दिया है, ये जो तुम्हें दिया है, ये जो तुम्हारा है वो क्या है तुम्हारा, ये एमीमीटर है, इसको बोलते हैं क्या एमीमीटर, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, समझ रहे हो ना भैया, किसी को मेजर करने के लिए ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो किसको मेजर करता है करंट को, याद कैसे रखोगे एमीमीटर, आई का एसाइड करंट के एसाइड क्या होगा एम्पियर, उसी से मिलता जुलता क्या है एमीमीटर, याद रखोगे एमीमीटर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, पहले गोलू बनाओगे गोल, उसमें ए लिखोगे और यहां थोड़ा सा खींच दोगे, इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, समझ रहे हो, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई गम परवाह नहीं ना, आगे चले, आगे चले, इस लेक्चर के बाद सारे गम सबके दूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में डाउट हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, आगे चले, चलो देखो, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, मैं पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा लिख दिए सब, बताओ बताओ हम क्या कह रहे, पैसा काट लेगा इन लोग का, हाँ यार हम तो दिल के अच्छे हैं ना, हम नहीं कटेंगे, थैंक यू परवेज, मुझे गलत काम करने से बचा लिए तुम। देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, चलो देखो, देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोल रहे हैं, सुन लो इधर, आप सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बस हो गया ना, बस सुन लो, सुन 2 मिनट बस सुन लो तो मत, देखो देखो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करोगे तो सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज को ए से बी ले जाने में, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने में, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जितना करना पड़ रहा है, हम तुमसे क्या कर रहे हैं, यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसको क्या बोला मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ ले, पढ़ लो, ये लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। पढ़ ले, पढ़ा को, ये फॉर्मूला है कहां, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V क्या बनेगा W बाई क्यू, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है वर्क डन, और Q तो जानते ही हो तुम चार्ज, समझ रहे हो बात को ना। अब यहां समझो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या होता है वोल्ट, ध्यान रखना जो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, क्या होता है जी वोल्ट होता है, एकदम अच्छे से ख्याल रखना, करंट का क्या था एम्पियर, चार्ज का क्या था कूलम, पोटेंशियल क्या हो गया वोल्ट, सही है ना। तो वर्क डन क्या है एनर्जी है, वर्क डन क्या है एनर्जी, इसके एसआई यूनिट क्या होगा जी जूल होगा, समझ पाए कि नहीं, वर्क डन क्या है एनर्जी, इसके एसआई यूनिट क्या होगा जूल होगा, अरे सही है ना, समझ आ गया अच्छे से एकदम, V क्या हो गया W बाई क्यू। आगे देखो, अब देखो जैसे तुम एमीमीटर को मेजर कर रहे थे, सॉरी करंट को जब मेजर किससे कर रहे थे एमीमीटर से, वैसे ही पोटेंशियल को मेजर किससे करोगे वोल्ट मीटर से करोगे, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं पोटेंशियल को मेजर किससे करोगे वोल्ट मीटर से, याद कैसे करोगे वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस का असाइनमेंट क्या होता है वोल्ट, उसी से वोल्ट से वोल्ट मीटर, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऐसे करते हैं, गोलू बनाओ,
उसमें वी लिख दो और एक यहां से वायर लिख दो। तो वोल्टमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है? पोटेंशियल। समझ गए? वीडियो को, चलो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करो, चलो हम करते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमने क्या बोला था, कैसे करना है, पहले क्या दिया है उसको लिखते हो। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब क्यू की वैल्यू क्या दिया जी? 20 कूलम। इट मूव थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, मतलब वी कितना दिया है? 3 वोल्ट। सही है। निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तुम्हें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। समझ गए? तो ये बताओ, हमने अभी पढ़ा V क्या होता है? W बाई क्यू। निकालना क्या है? वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा? Q इंटू V। Q क्या दिया तुम्हारा? 20। V क्या दिया है? 3। मतलब वर्क क्या हो जाएगा? 60 जूल तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? समझ पा रहे हो ना? बोलो यार, कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छी बात है क्या? वही तो पूछ रहा हूं क्या। सुनो, तुम अब भी जानते हो करंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, पता है ना? इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में और प्रोटॉन्स के सेम डायरेक्शन में। अब यहां पे ये समझो कि करंट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों करंट फ्लो करता है, ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो यहां पे। ये बताओ कोई चीज का मूवमेंट कहां से कहां होता है? हायर टू लोअर। नेचर का नियम क्या है? जिसके पास ज्यादा है और जिसके पास कम है, ट्रांसफर कहां से होगा? ज्यादा से कम। समझ लो बात को ना? नेचर का नियम है, तो उसी नियम यहां भी लगा दो। करंट कहां से कहां फ्लो करे जल्दी बताओ? करंट कहां से कहां फ्लो करे जल्दी बताओ? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब ये बताओ, अब ये प्लस है, प्लस का मतलब क्या हुआ? हायर पोटेंशियल। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? लोअर पोटेंशियल। समझ गए बात को? हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तुम खुद बताओ करंट कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हम तुमसे ये कह रहे हैं, ये बताओ करंट कहां फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम तुमसे ये कह रहे हैं, ये बताओ ये किसका फ्लो होगा? तुम खुद बताओ ये किसका फ्लो होगा? हम तुमसे कह करंट कहां है, देखो ये देखो, ये जो बना है, ये वाला ये है तुम्हारा करंट। क्या है? करंट। इसको इलेक्ट्रॉन फ्लो को मिटा दो थोड़ा। भाई करंट का फ्लो कहां होगा? हायर टू लोअर होगा ना? ये हायर है और ये क्या हो रहा है? लोअर की तरफ मूव कर रहा है। समझ रहे हैं ना करंट का? तुम खुद बताओ करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। हम तुमसे कह रहे हैं करंट कहां फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करेगा जल्दी बताओ? कहां फ्लो करेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फ्लो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो करंट हायर टू लोअर, तो इलेक्ट्रॉन कहां से होगा? लोअर टू हायर। समझ रहे हो ना? करंट का ध्यान रखना, हायर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन का लोअर टू हायर। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो याद पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि करंट क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट हायर टू लोअर फ्लो करता है। ठीक है? जब करंट हायर टू लोअर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करेगा? लोअर टू हायर। देखो थोड़ा सा हम अगर थोड़ा सा बेसिक ट्वेल्थ पे जाओगे ना तो डिटेल में पढ़ोगे ऐसा क्यों होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जब डेवलप होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगा वो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा तो मूव करेगा। तो इतना कुछ झमेला मत पालो, ट्वेल्थ में पढ़ना है सब चीजें। कहीं बस इतना समझो कि करंट क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट रिएक्शन क्या होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जिसको इलेक्ट्रॉन रिएक्शन क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बस इतने 3-4 बात याद रखना, ज्यादा याद करोगे कंफ्यूज आ जाओ, क्या मतलब है? समझ गए कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत? चलो अब पढ़ते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, ये तो रेसिस्टेंस से बोलेंगे, बता सकते हो?
चलो हम तुम्हें बताते हैं रेजिस्टेंस किसे बोलेंगे, बताएं बताएं ना। ये बताओ, सपोज कि कोई कंडक्टर है, ये तुम्हारा कोई क्या है, कंडक्टर है, दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है, कोई कंडक्टर है, दिख रहा है। अब ये बताओ, कंडक्टर में बहुत सारे तुम्हारे छोटू छोटू इलेक्ट्रॉन्स हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना। तो छोटू इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी उसके अंदर तो बहुत कुछ है ना, बहुत सारे आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना जी, अरे हो सकते हैं कि नहीं। तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में कहीं ना कहीं इस आयन से भी टकरा सकते हैं ना, कोलाइड हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में दिक्कत हो रही है, मतलब ये कह सकते हैं करंट के फ्लो होने में रुकावट आ रही है। कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो होने या इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में जो रुकावट आती है उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। समझ लो ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने जाता है, लेकिन बहुत सारे, अब जितना ज्यादा ये सब आयंस वगैरह या बहुत सारे इंप्यूरिटीज वगैरह होते हैं सब, बस इतना समझो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में या करंट के फ्लो होने में जो रुकावट आ रही है उसको हमने क्या बोला, रेसिस्टेंस। समझ लो कि नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी खुद की। अभी बताओ, तुम थोड़ा सोचो एक बार, मतलब ये कहीं ना कहीं मेटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड कर रेसिस्टेंस। अगर कंडक्टर बहुत लंबा हो तो रुकावट, अब लंबा चलना है इलेक्ट्रॉन्स को ना, रुकावट ज्यादा आएगा। समझ लो ना, अगर कंडक्टर एरिया अप्रोक्सीमेट आ जाए, रास्ता अगर चौड़ी हो जाए, फ्लो आसान हो जाएगा ना। एरिया अप्रोक्सीमेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के हम कहना ये चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस किसे बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में जो बैरियर आ रहा है, जो रुकावट आ रहा है, उसको मैंने क्या बोला, रेसिस्टेंस बोला। आ गया समझ में कि नहीं, आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह नहीं ना, बोलो ना, तुम खुद बताओ। अब हम तुमसे ये कह रहे हैं कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर, कंडक्टर किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। हम तुमसे क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कंडक्टर के किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, बता सकते हो। तुम खुद बताओ, हम रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करेंगे लेंथ से, तो ये बताओ, रास्ता जितना ज्यादा लंबी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, उतना ज्यादा ट्राएगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस है वो क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो रेजिस्टेंस होता है क्या होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, अरे बोलो ना, रास्ता लंबी रुकावट ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में दिक्कत ज्यादा। तो लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर का, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। पल्ले पड़ा, अरे बोल दो ना। और एरिया क्रॉस सेक्शन, यार रास्ता चौड़ी, फ्लो आसान हो गया, रुकावट कम हो गई, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन के क्या है जी, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आ गया, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अरे बोलो ना। देखो यहाँ पे रेसिस्टिविटी क्या होता है, अब समझो, अब समझो इसका मतलब, रेजिस्टिविटी क्या होता है प्लीज समझो, अलग समझो। ये बताओ, इसका मतलब रेजिस्टेंस तुम्हारा, अभी इसको समझो, मैं कुछ समझाना चाहता हूं, कुछ अपने लफ्जों में कुछ बयां करना चाहता हूं। ये मैं समझना कि मोहब्बत के बयां करूंगा मैं, ऐसा नहीं है, मोहब्बत तो मैं अपने स्टूडेंट से करता ही हूं, लेकिन जो चाहिए वो उससे मुझे कुछ नहीं, आगे नहीं। अरे ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, मुझे चुप नहीं करा सकते तुम लोग। बताओ, कैमरा ऑन है ना, चले आगे। अब समझो, रेसिस्टिविटी किसे बोलते हैं, रेसिस्टिविटी किसे बोलते हैं, हमारा हमारा टॉपिक क्या है, रेसिस्टिविटी किसे बोलते हैं। देखो यहाँ पे, रेसिस्टिविटी किसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो, समझ में नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में पक्का नहीं आएगा, अच्छे से देखोगे तो। ये बताओ, ये कोई कॉपर का, कॉपर है, ये कॉपर है, और इसी शेप और साइज का, बिल्कुल बिल्कुल सेम शेप साइज का हम आयरन का, आयरन लिया, बिल्कुल सेम साइज का। तुम खुद बताओ, दोनों में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे,
एक और ले लो, प्लास्टिक भी ले लो, प्लास्टिक से और फील आएगा तुम्हें। ये तुम्हारा प्लास्टिक है। हम तुमसे क्या कह रहे हैं, ये तीनों बिल्कुल सेम सेम। देखो, ये तीन मटेरियल है, तीन वायर है, हम समझो एक कॉपर का बना हुआ है, एक आयरन का बना हुआ है, एक प्लास्टिक का बना हुआ है, एक प्लास्टिक का बना हुआ है। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम खुद बताओ, ये तीनों में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की या करंट फ्लो करने की कैपेसिटी बिल्कुल सेम होगी? नहीं ना। सबसे तेजी से किसमें फ्लो करेंगे? किसमें में? कॉपर में, फिर आयरन में, फिर प्लास्टिक में। तीनों का शेप और साइज सेम है। रेसिस्टेंस तो भैया हमने रेसिस्टेंस क्या, लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन का डिफाइन किया था, लेकिन इन तीनों का लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है। इस तरीके से कहोगे कि रेसिस्टेंस सेम हो गया। यहां पे समझ रहे हो ना, रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना समझ में? रेसिस्टिविटी किसे बोलते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। रेसिस्टेंस किसे बोल रहे हैं हम? क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। उसको शेप और साइज से मतलब नहीं है, क्योंकि इन तीनों में शेप साइज अलग अलग है। तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है रेसिस्टेंस, उसको बोल रहे हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। एक तरह से वो भी रुकावट ही है, वो भी इलेक्ट्रॉन रुकावट ही है। इन तीनों का तुम्हारा क्या, शेप साइज बिल्कुल सेम है। समझ रहे हो ना? तो जो रेसिस्टेंस है सिर्फ शेप साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स की रुकावट सिर्फ शेप साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड कर रहा है, उसको शेप साइज से मतलब नहीं है, क्योंकि हर मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग है। अपने अंदर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कराएगा वो अलग अलग कराएगा। जो मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है वही तुम्हारा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रेसिस्टिविटी। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ गए ना अच्छे से एकदम? अब यहां भी समझो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि अब जो तुम्हारा रेसिस्टेंस है वो भी क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम तुमसे क्या कह रहे हैं, जो रेसिस्टेंस है वो मटेरियल के रेसिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए कि नहीं? तुमसे ये कह रहे हैं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा नहीं करेगा? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। टच हो गया होगा, समझो। हम तुमसे क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। इसमें तुम तीन चीज, दो तीन बातें ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान मत रखना कैसे डिपेंड कर रहा है। इसमें ट्वेल्थ में सब चीज पढ़ाया जाता है। देखो यहां पे मेटल्स के लिए ध्यान रखना अलग, नॉन मेटल्स के लिए अलग, और सेमीकंडक्टर के लिए नॉन मेटल दो, लॉय के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए अलग। देखो कंडक्टर के लिए तुम ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे बताओ? और कंडक्टर के लिए ध्यान रखोगे, बताओ क्या होगा बताओ, बता सकते हो? अरे बोलो यार। हाँ, तो देखो अगर हम मेटल की बात करोगे, अगर मेटल में अगर तुम टेम्परेचर की बात करोगे, मेटल में यार यही कंफ्यूजन हो जा रहा है मुझे, कौन सा कलर लें। देखो मेटल में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, मेटल में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या लगना? ठीक है। अगर एलओआई की बात करोगे, एलओआई में तुम्हारा जैसे एलओआई का एग्जांपल, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। एलओआई का एग्जांपल तुम्हें ध्यान रखना है, तो एलओआई का एग्जांपल ध्यान रख सकते हो, नाइक्रोम। जैसे बता रहा हूं उसे याद करो, ज्यादा मतलब जरूरत नहीं है, जैसे बता रहा हूं उसे ध्यान रखो, क्या जरूरत नहीं है। और फिर अगर सेमीकंडक्टर की बात करोगे, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। अगर सेमीकंडक्टर एग्जांपल ध्यान रखना है तो ध्यान रख सकते हो तुम, क्या बताओ, बता सकते हो कि नहीं?
अरे बोलो ना, सिलिकॉन ध्यान रख सकते हो और कार्बन ध्यान रख सकते हो। समझ गए कि नहीं? यहां पे कोई दिक्कत? यहां पे हम तुमसे क्या कह रहे हैं, देखो यहां पे देखो, अब यहां पे समझो, मेटल है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर डिटेल जानना है 12 क्लास पढ़ लेना, कभी नहीं, बस इसको ध्यान रखना अच्छी तरह से कि अगर मेटल में टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन एलॉय में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन मेटल इतना नहीं बढ़ता है। समझ गए कि नहीं क्या कह रहा हूं? हम तुमसे कह रहे हैं मेटल में टेम्परेचर बढ़ाए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एलॉय में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन मेटल इतना नहीं बढ़ेगा। और तुम्हारा सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट रहा है। समझ गए ना? एलॉय एग्जांपल कौन से रखोगे, नाइक्रोम। सेमीकंडक्टर के लिए सिलिकॉन एंड कार्बन ध्यान रख सकते हो। हाँ, सेमीकंडक्टर मतलब दोनों के बीच का मेटल और नॉन मेटल्स का, इतना समझ जाओ, सेमीकंडक्टर। समझ गए ना? याद रहेगा, इसको लिख लो। बहुत ये दो यहां से दो क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने बताया है, सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है ये। समझ गए ना? आगे चले, लिख लो जी हम लोग भी। चलो चलते हैं आगे। नोट्स प्रॉपर ही मिलेगा, प्रॉपर ही मिलेगा आज, प्रॉपर नोट्स ही मिलेगा, ठीक है? ख्याल रखना, यही प्रॉपर जो मैंने लिखवाया आज, ठीक है? बस मुझे याद दिला देना, मैं सेव कर दूंगा फौरन यहीं पे। देखो देखो, रेजिस्टेंस के लिए मैंने क्या बताया बताओ? मैंने रेजिस्टेंस के लिए तुम्हें क्या बताया कि रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये तो तुम्हारा कोई कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि हर मटेरियल का अपना अलग एक रेजिस्टेंस होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। समझ रहे हो ना? सिर्फ मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। ख्याल रखना, जो तुम्हारी रेसिस्टिविटी है वो बॉडी मतलब बॉडी के ऑब्जेक्ट के शेप और साइज फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। हम तुमसे कह रहे हैं एक कॉपर है, उसका हम कह रहे हैं एक क्यूब बनाओ, उसी का कॉपर, उसी कॉपर का तुम स्फीयर बनाओ। हम तुमसे बोल दें क्या दोनों का रेसिस्टिविटी अलग अलग होगा? नहीं, सेम होगा, क्योंकि मटेरियल तो ही है ना। क्या दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा? हाँ अलग होगा। रेसिस्टेंस शेप और साइज पर डिपेंड कर रहा है, शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है। अगर शेप साइज चेंज किए रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? लेकिन रेसिस्टिविटी तुम्हारा शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए? तो अब यहां पे आर क्या हो गया, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी मतलब रो के मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता चुका हूं मैं। रेजिस्टेंस ज्यादा, रेसिस्टिविटी ज्यादा, इन दोनों को जोड़ोगे, इन तीनों जोड़ोगे तो आर बनता है रो एल बाई ए बनता है। कोई दिक्कत? आर क्या बनता है, रो एल बाई ए बन जाता है। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना इसमें? बताओ। तो फॉर्मूला तो बन गया, आर क्या बन गया, रो एल बाई ए। तुम खुद देखो यहाँ पे कंडक्टर का लेंथ है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस क्या हुआ ज्यादा। तो तुम खुद देखो, अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ज्यादा, दिख रहा है ज्यादा एरिया हो गया यहाँ पे, रेजिस्टेंस लो। समझ पा रहे हो कि नहीं? फील कर पा रहे हो? बोलो, फील कर पा रहे हो कि नहीं? बोलो, आगे चले, चले आगे ना। चलो देखो, देखो यहाँ पे वही सब चीजें हैं कि जो रेसिस्टिविटी है मेटेरियल डिपेंड कर रहा है, जबकि रेजिस्टेंस है लेंथ एरिया शेप साइज पे डिपेंड कर रहा है। समझ गया ना यहाँ पे? अब यहाँ पे ये बताओ, अब ये देखो, ये पहले फॉर्मूला समझो, यहाँ पे आर क्या था, रो एल बाई ए। अगर रो की वैल्यू निकालना है तो रो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। ये पढ़ लो, रेसिस्टिविटी रो is fundamental property of the material, it does not change with the shape and size of the material like length, area, diameter और radius। समझ गए? ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। समझ गया ना बात को? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? एसआई यूनिट रेसिस्टिविटी क्या होगा, ओम मीटर। कैसे निकालोगे, होता है ना, हमें रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट निकालना है। तुम खुद बताओ रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। बताया नहीं था ये? अगर रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट की बात करोगे यहाँ पे
यहां पे देख लो, यहां पे दिया नहीं है, यहां पे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा जी? एसआई यूनिट क्या होगा? ओम, सिर्फ ओम। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा? ओम होगा। समझ गए? अब यहां पे हम रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, हर चीज याद नहीं करना होता है। देखो हम कैसे निकाल रहे हैं, ये बताओ। रेजिस्टेंस का क्या होगा? यहां पे लिख रहे हैं ओम। कंफर्म बात है? एरिया कितना होता है? मीटर का स्क्वायर होता है ना, और लेंथ का क्या होगा? मीटर। मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, बचेगा क्या? ओम मीटर। मतलब तुम्हारा एसआई यूनिट क्या होगा? रेसिस्टिविटी का ओम मीटर हो जाएगा। समझ गए ना? अब यहां पे देखिए ना, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, मतलब डायमेंशन पे डिपेंड कर। डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? एरिया, शेप, साइज, डायमीटर, सब कुछ पे। जबकि रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल। क्लियर हो गया एकदम? अरे क्लियर हो गया ना? दिमाग से नहीं, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? दिमाग से क्यों नहीं माना, बताओ पहले। है ना दिमाग में? अरे बोलो, आगे चले। चलो देखो, अब तुम खुद देखो, यहाँ पे हम कुछ कंपेयर कर लेते हैं सृष्टि को। हमारे पास तीन चीज है, मतलब मेटल्स है, मेटल्स में, और एलॉय है, और इंसुलेटर है। तुम खुद बताओ सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी किसकी होगी? किसकी होगी? इंसुलेटर्स की। सबसे कम एलॉय की, सबसे कम मेटल्स का। यार तुम खुद बताओ, जिसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा मतलब उसकी रेसिस्टिविटी कम है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम है। तो मेटल्स की रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों कम होगा ना सबसे। तो लो रेजिस्टेंस देखो तुम्हारा, लो अगर मेटल्स में एल्यूमिनियम है, इनकी रेसिस्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। और ज्यादा किसका होगा? एलॉय। समझ रहे हो ना? और सबसे ज्यादा किसका होगा? इंसुलेटर्स। इसमें करंट फ्लो ही नहीं करता है। एग्जाम्पल देखोगे, इंसुलेटर क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा, ग्लास हो गया। ये क्या है? पुअर कंडक्टर है। ये क्या है? गुड कंडक्टर है। तो एक बात ध्यान रखना, जो कॉपर और एल्यूमिनियम है, वो जनरली हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसमिशन लाइंस के लिए यूज करते हैं, मतलब करंट का ट्रांसफर करने के लिए। मार्केट में वायर्स जो आते हैं ना, जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम के ही आते हैं, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आ रहा है समझ में? ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ पाए कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर एल्यूमिनियम जनरली हम क्या करते हैं? ट्रांसमिशन लाइंस के लिए यूज करते हैं। अब यहां पे बना लो, ये क्या है? इंसुलेटर की सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी, उससे कम इसकी, उसके बाद मेटल्स की सबसे कम। समझ गए कि नहीं? यहां पे कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं हो रहा है ना? बोलो, बोलो ना यार। ये रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस का ये तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये तो दो बार जुट दे दिया है। समझ गए कि नहीं? यहां पे समझ रहे हो ना? आगे चले, चलो आगे देखो। इंपैक्ट ऑफ डायमेंशन चेंज। तुम खुद बताओ, डायमेंशन चेंज करोगे तो रेसिस्टिविटी चेंज होगा? नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? लेकिन रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा। तो वही हम देख रहे हैं कि डायमेंशन चेंज करने से कैसा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है तुम्हें चेंज। तुम खुद देखो यहां पे क्या हो रहा है? एक कंडक्टर, इसका लेंथ एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और रेजिस्टेंस क्या है? आर है। अब हम तुमसे क्या कर रहे हैं? इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच करके लेंथ क्या डबल कर दिए। स्ट्रेच किया और लेंथ क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो और एरिया क्या हो जाएगा? ए बाई 2। स्ट्रेच की तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। लेंथ डबल, जाहिर लेंथ डबल हुआ है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा ना, कम होगा ना? यार कोई वायर है, उसको स्ट्रेच कर रहे हो, जब लेंथ बढ़ेगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा ना? ये तो जनरल सी बात है। अब इसको हम देखो सॉल्व कर रहे हैं कैसे, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो देखो यहां पे, देखो कि नया रेजिस्टेंस स्ट्रेच करने का जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या बताओ? तुम बिना सोच, बिना बिना सॉल्व किए बता सकती हो कि बढ़ेगा घटेगा? बस इतना बता दो, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? यार लेंथ भी डबल हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हुआ है, बढ़ेगा ही ना? सोच के देखो भाई, रेजिस्टेंस जो है लेंथ की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इससे ये भी बढ़ा रहा है, ये भी प्रमोट कर रहा है कि बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो रहा है, ये भी तो प्रमोट यही कर रहा है ना कि
रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा तुम्हारा। समझ गए कि नहीं बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, बोलो कोई डाउट, अरे बोलो, ये पता नहीं कहां सब ले जाते हैं सब। हाँ बस खत्म होने वाला, टेंशन मत लीजिएगा। समझ गए कि नहीं है बताओ। चलो देखो, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी इस वाले वायर का जब एल एल मतलब लेंथ एल था, एरिया ए था, रेजिस्टेंस आर था, तो क्या होगा, आर क्या होगा, रो एल बाई ए होगा। अब जब नया रेजिस्टेंस आया तो अब क्या निकाल रहे हो, रो तो वही रहेगा, मेटेरियल तो वही है ना, रेजिस्टेंस तो इसका रो था, पहले भी वही होगा, लेंथ क्या हो गया डबल, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, क्या हो गया हाफ। हम आर डैश निकाल लें, दिख रहा है ना यहाँ पे, तो तुम खुद बताओ, एक उधर ले जाओ, रो एल बाई ए इंटू 4 होगा ना, ये रो एल बाई ए क्या है, यही तो आर की वैल्यू है, मतलब आर डैश क्या हो गया 4 इंटू आर, मतलब ये करने से, लिंक डबल करने से तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया ओरिजिनल से। समझ में आया कि नहीं बताया, कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, वही हो गया। आगे देखो, अब कुछ समरी फॉर्मूलाज है, हमने क्या क्या पढ़ा था, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इससे इसको क्यू क्या हो जाएंगे यहाँ पे, आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, इसको कैसे याद करोगे, ये बताओ, कोई लाइफ में आता है तुम्हें छेड़ के चला जाता है, तो ये बताओ जिंदगी में मुझे याद क्या आता है, मुझे क्या करने को मिलता है, तुम क्यों आई थी, वैसे याद क्यों आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, समझ रहे हो ना, क्यू आई थी, क्यू इक्वल टू आई टी, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। करंट के साइड क्या होता है, एम्पियर, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, रेट ऑफ, मतलब समझ ना, वर्क डन पर यूनिट, क्या बोला था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस ही बोला था ना, इस साइड क्या होगा वोल्ट, और रेजिस्टेंस का क्या था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यूनिट क्या होता ओम, समझ गए कि नहीं। अब ये तीनों यूनिट मिलकर क्या बनाता है, जल्दी बताओ, V इक्वल टू आई आर, यही तुम्हारा क्या है जी, यही तुम्हारा क्या है, ओम्स लॉ, इसको हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में, हम तो नहीं नहीं अभी क्वेश्चंस करना है अभी, आ रहा है समझ में कि नहीं, V इक्वल टू आई आर, समझ के नहीं बात को, इसके बाद कल डिस्कस करेंगे अच्छे से इसमें, बस हम तुम बताएंगे ये तीन यूनिट देखकर हम कौन सा फॉर्म बना सकते हैं, ये बनता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। चलो बस 15 से 20 मिनट, बस 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, अब क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है, असल तो क्वेश्चन ही है ना, बोलो, अब देखो यहाँ पे, देखो, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट, डिफाइन एसआई यूनिट करंट 1 एम्पियर, ये बताओ 1 एम्पियर कब बोलोगे, ये बताओ आई क्या होता है, क्यू बाई टी, सुन यहाँ पे, 1 एम्पियर कब बोलोगे, कब बोलोगे, जब 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तभी तो 1 एम्पियर आएगा, विदाउट, तो कब बोलोगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, क्लियर एकदम। वैसे ही तुम्हारा क्या होगा, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को क्या होता है, V क्या होता है W बाई Q, मतलब 1 जूल का वर्क डन 1 कूलम चार्ज करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 1 वोल्ट होगा, समझ रहे हो कि नहीं, 1 जूल का चार्ज 1 कूलम पे करोगे, 1 कूलम पे 1 जूल का वर्क करोगे तो क्या आएगा 1 वोल्ट आएगा, समझ गया कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बताओ। तो देखो, डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग करंट, पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोले थे हम लोग, बोलो ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे
यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन कर रहे हैं उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोले थे ना। और उसकी यूनिट की बात करो, यूनिट क्या है तुम्हारा? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं? पोटेंशियल मतलब वोल्ट मीटर से। यही पढ़ लो इसको। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। क्या होगा? क्या होगा? एसआई यूनिट क्या है इसका? जल्दी बताओ। वोल्ट है ना, देखो वोल्ट है। एंड ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड चार्ज। मतलब वर्क और चार्ज के एसआई यूनिट में इसका यूनिट को एक्सप्रेस करो। जिसे अब कैसे करोगे? V क्या होता है? W बाई Q। W क्या हो गया? जूल यूनिट। और इसका क्या हो जाएगा? कूलम। मतलब जूल और वर्क डन और चार्ज को एक्सप्रेस करोगे तो क्या होगा? जूल पर कूलम। समझ गए? जूल पर कूलम क्या बोल सकते हो? इसको तुम बोल सकते हो वोल्ट भी बोल सकते हो। सही है ना? क्वेश्चन कर पा रहे हो कि सारे कि नहीं कर पा रहे हो ना? चलो आगे आगे देखो। ये अभी इसको स्किप कर दो, अभी ये तुम्हारा नहीं है। चलो आगे देखो। यहां पे देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ फायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स। ये बताओ, रेजिस्टेंस का लेंथ पे डिपेंड करता है? करता है। एरिया प्रोसेसन पे करता है। शेप पे भी करता है। किस पे नहीं करता है? मटेरियल पे नहीं करता है। आंसर गलत दे दिया गया। ठीक है, किसका फॉल्ट है? किसका फॉल्ट है जी? टेक्नीशियंस। इलेक्ट्रीशियन मत बोलना। ठीक है, समझ गया ना? आगे चले। अब देखो, अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स हैं, कर लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इज। कैसे करते तुम लोग न्यूमेरिकल्स? पहले क्या करोगे? पहले क्या करोगे जल्दी बताओ। पहले जो दिया वो लिखेंगे। क्या दिया है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ। तुम लोग पेन चलाओ यार, क्या कर रहे हो? लग रहा है मूवी भी देख रहे हो तुम लोग भी। क्यों गधे? सॉरी यार। चलो चलो देखो देखो, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। मतलब लेंथ क्या दिया है? 3 मीटर। सही है। रेजिस्टेंस कितना दिया है? 60। इफ द एरिया ऑफ सेक्शन इज। एरिया कितना दिया है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। मतलब क्या निकालना है? रो निकालना है। अब ये बताओ, रो का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। आर क्या था? रो एल बाई ए। मतलब रो कितना हो गया? आर ए बाई एल। सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लोगे ना? चलो कर दे रहे हैं हम। ये बताओ, आर कितना था? आर कितना है? कितना दिया यार? 60। ए कितना दिया है? ए कितना दिया है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। और एल कितना दिया है? 3 मीटर। समझ लो ना? कोई दिक्कत? यहां पे कैंसिल करो कितना? 20। मतलब 80 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ओम मीटर। आंसर किस किस का आया है? कहां पे? नहीं वही है, देखो ये 80 टाइम्स। देखो ये क्या लिखा है? 8 टाइम्स इंटू 10 की पावर माइनस 6। मतलब लिखा है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर। बात तो वही है ना? समझ रहे हो ना? अब इसको हटाओगे तो क्या लिख सकते हो? 8 जीरो हटा दो, 10 को माइनस 6 ओम मीटर। हमेशा गलती थोड़ी करते हैं यार टेक्निकल टीम वाले। समझ गए ना? हो जाता है। इंसान क्या है? गलतियों का पुतला है। समझ रहे हो ना? क्या हम जो लेक्चर लेने, क्या हम गलती नहीं करते होंगे? जरूर करते होंगे। ठीक है ना? चलो आगे चले। देखो, कौन बोला जीवी? सो गुड हो क्या? अरे वाह, बना दो तुम ही, क्या करना है? चलो देखो, देखो यहाँ पे। हाउ विल द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर चेंज? सुन लो इधर। हाउ विल द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर चेंज इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर बोथ आर डबल्ड? समझो मैं क्या कह रहा हूं। हाउ विल द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर चेंज इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द बोथ वायर आर डबल? लेंथ भी डबल हो रहा है और रेसिस्टिविटी भी डबल हो रहा है। देखो यहाँ पे, हाउ विल द रेसिस्टिविटी ऑफ वायर चेंज। बोला कि लेंथ को डबल करने पे, पहले एल था, बाद में क्या हो गया? 2L। पहले डायमीटर डी था, बाद में क्या हो गया? 2D। क्या रेसिस्टिविटी क्या चेंज होगा? चेंज होगा रेसिस्टिविटी कि नहीं? बोल रहा है कि यार रेसिस्टिविटी, तुम सोच, एक बार दिमाग लगाओ।
पहले हम कह रहे पहले रेसिस्टिविटी क्या था, रो था। क्या किए, लेंथ को डबल किया और डायमीटर को डबल किए, तो रेसिस्टिविटी चेंज होगा। पहले भी क्या होगा, पहले रो था, बाद में भी क्या होगा, रो ही होगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल डिपेंड करे, मटेरियल तो वही है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे, रेसिस्टिविटी सेम। क्यों लिखते हो, क्यों बताओ, बिकॉज रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल्स। समझ गए कि नहीं, ओनली ऑन मटेरियल्स। ये चीज लिखा देखो, रेसिस्टिविटी विल नॉट चेंज बिकॉज इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड डज नॉट चेंज विद शेप एंड साइज। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह नहीं। चलो देखो, थ्री सिलिंड्रिकल्स ए बी एंड सी आर सोन विथ लेंथ एंड एरिया। देखो यहां पे निकालना क्या है, आर ए बाई आर बी निकालना है और आर ए बाई आर सी निकालना है। सुनो, दो क्वेश्चन करना है। देखो इसका इसकी बताओ, इसका एरिया क्वेश्चन ए है, लिंक एल ए रेस टू रो है, तो इसका तुम क्या निकालोगे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए बोल सकते हो। अब रो एल बाई ए को तुम पूरा एक्स मान लो, इस पूरे को एक्स मान लिया मैंने, सुनिए पूरे को एक्स मान लिया मैंने। इसका क्या है बताओ, ये तुम्हारा क्या है, ए क्या है ना, आर ए है तुम्हारा। तो हम क्या कर रहे हैं, आर बी निकाल लें, इसका कितना होगा बताओ, रो तो रो ही होगा, सेम रेशियो सेम है, लेंथ कितना है एल बाई टू, एरिया ऑफ क्वेश्चन क्या होगा 2a, इसको बढ़ा दोगे क्या हो जाएगा, कहां ले जाओगे, क्या होगा, रो एल बाई ए इंटू 4 हो जाएगा, ये ए से होगा, मतलब रो एल बाई ए, देखो यहाँ पर रो एल बाई ए क्या है, एक्स है, और इसकी वैल्यू क्या होगा 4x हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, सी का निकाल लें, देखो इसका निकाल लें, आरसी क्या होगा, आर क्या होगा, रो कितना है, रो का रो है, एल कितना है एल बाई टू, ए कितना है ए बाई टू। तुम बताओ, ये 2 पर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फाइनली क्या आएगा, रो एल बाई ए ही आएगा, मतलब ये रो सी भी क्या आएगा तुम्हारा, एक्स ही आएगा। सिर्फ हमने यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लिया, यहाँ पे रो एल बाई ए की वैल्यू, इससे फायदा होता मुमकिन है, वरना कोई शौक नहीं लगा हमें। तो क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे, क्वेश्चन तुमसे ये पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा देखो, पहला पूछा है आर ए बाई आर बी की वैल्यू निकालो। तुम खुद बताओ, आर ए कितना आया था एक्स, आर बी कितना आया 4x, एक्स कैंसिल क्या आएगा 1/4 आ गया। समझ गए ना। दूसरा क्या पूछा है, आर ए बाई आर सी, आर ए कितना था x, आर सी कितना होगा x, इसके लिए क्या होगा 1 ही हो जाएगा। समझ गए ना क्वेश्चन कैसे किया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, कोई दिक्कत, देखो सेम मटेरियल रेसिस्टिविटी सेम है सबका, यही होता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो गया, शेप अलग हो गया ना, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, अलग हो गया। कोई दिक्कत, हाँ बताओ क्या चाहिए बताओ, अरे रुको रुको, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये 4x थोड़ी होगा जी, वही गड़बड़ हो गया था, ये कुछ गड़बड़ हो गया था, ये बताओ, ये तो रो एल बाई ए क्या होगा, एक्स हो गया ना, इसके लिए क्या होगा एक्स बाई 4 होगा। तो ये आप ये ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, आरबी क्या है एक्स बाई, आरबी क्या लिखोगे, ये एक्स है आर ए, आरबी क्या है एक्स बाई 4, एक्स कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं, दिख रहा है ना, तो ये क्या होगा 4/1 हो जाएगा। सही है, सही है, बोलना चाहिए पहले ना, गड़बड़ हो गया था वहां पे, सही है ना, सॉरी दोस्त, इतनी गड़बड़ तो हो ही जाती है, ठीक है ना, आगे चले, चलो अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, हाउ ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओमेगा। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, ये 4 ओमेगा, ख्याल रखना, इसको मैं चेंज करना भूल गया, कोई याद नहीं, क्या है ये ओमेगा लिखा हुआ है सिर्फ, ये क्या है 4 ओमेगा, सही है 4 ओमेगा, ओमेगा ठीक है। तो a wire of given material having length L and area of A of 4 omega, the cells of another wire of same material having length L by 2 and area
2a। अभी मैंने तो किया है तो कर लोगे, कर लोगे। आंसर कितना आएगा? 1 ओम आएगा। इसका आंसर कमेंट क्या ही करोगे तुमने बता ही दिया, ठीक है। आंसर तो मैंने बता ही दिया, कुछ मत करना। इसका इससे लिखना आर क्या होगा? रो एल बाई ए। निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। इसका भी कुछ आर डैश निकालोगे, रो एल डैश बाई ए डैश। समझ रहे हो? ऐसे करना। इसको एच डब्ल्यू ले लो क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, तुम कर लो, खुद से ही कर लोगे। समझ गया ना? आगे चले, कोई टफ नहीं है, भी मत करना, होमवर्क दे दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसको। क्या बोला? द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। एरिया क्वेश्चन कितना दिया है? कितना दिया है? 0.01 सेंटीमीटर। मीटर में कर लेंगे इसको, कैसे करोगे? 0.01 इंटू 10 की पावर -2 मीटर कर लिए। रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? 10 ओम। देखिए रेजिस्टिविटी कितना है? कितना है? 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। पूछा क्या है? लेंथ। निकाला जाए क्या? कर लोगे? ये बताओ आर क्या होता है? रो एल बाई ए। एल निकालना है, देखो यहाँ पे एल निकालना है ना, क्या होगा? आर ए बाई रो। कर लोगे? अब ये बताओ आर कितना दिया है? आर कितना दिया है जल्दी बताओ। 10। एरिया कितना दिया है? कितना दिया है? 0 पॉइंट, सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे ये रेडियस, ये तुम्हारा जो एरिया नहीं दिया है ये वाला, ये क्या दिया? रेडियस दिया है। ये क्या है तुम्हारा? रेडियस दिया है। देखो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है? रेडियस है। कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। समझ गए? अब रेडियस हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई के लिए क्या होगा? 3.14 होगा ना। और रेडियस कितना है तुम्हारा? 0.01 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? तुम खुद देखो यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये बोलो 0.01 को 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। देखो 3.14 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब इसमें आसान हो जाएगा इससे। अब तुम्हारा एरिया क्या हो गया? 3.14 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। अब समझ गए? अब एरिया तुम वही पुट करोगे। देखो यहाँ पे ये क्या है? देखो रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा? कितना है? 10 है। आराम से बनाया जाएगा, तुम लोग जल्दी मत करो। आर कितना है? 10। एरिया कितना है तुम्हारा? 3.14 इंटू 10 की पावर -8। सही है। रेसिस्टिविटी कितना है? 50 इंटू 10 की पावर -8। सही है ना? अब सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर -8 से कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब इसको जब कटाओगे कितना आएगा? लगभग 0.62 मीटर आएगा। समझ गए कि नहीं? तो यहां पे ध्यान क्या रखना है? ये रेडियस दिया है, ये एरिया नहीं है। अब एरिया निकाला कैसे? मैंने पाई आर स्क्वायर से निकाला मैंने। समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं हो रही ना? बताओ, कोई डाउट, कोई परेशानी? आगे चलें? चलो देखो आगे, बस खत्म ही है, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे ये वही चीज है, वही समझाया मैंने। एक बार देख लो इसको। ये तो आर क्या होता है? रो एल बाई ए। अब जो इसका जो भाई वायर जनरली तुम सिलेंडरिकल नहीं मानते हो, उसका क्रॉस सेक्शन ये क्या होगा? सर्कुलर ही होगा। ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अभी आप समझो आर क्या हो गया? रो एल बाई ए। मतलब यहां से तुम ये देख रहे हो रेजिस्टेंस क्या है? लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम खुद बताओ ये क्या बताएगा? अगर लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डबल। यहां से लेंथ को अगर हाफ करोगे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ। कंफर्म बात है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? वैसे यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, अब यहां पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे ऐसे लिख लो, पूरा पूरा देखो। देखो ये तुम्हारा, ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तुम्हें क्या बता रहा है? ये तुम्हें क्या बता रहा है? ये तुम्हें ये बता रहा है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करोगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ करोगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इनवर्सली रिलेशन है ना यहाँ पे।
समझ रहे हो कि नहीं? कोई डाउट? एक और बात समझो, एक और चीज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझो, अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझो, अच्छे से एकदम, अरे अच्छे समझो, समझ रहे हो ना? देखो, ये वो एरिया ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, कंफर्म बात है। इसका मतलब रेडियस कर सकते हो 1/पाई r²। पाई तो कांस्टेंट, मतलब यहां से ये बोल सकते हो जो डिस्टेंस है वो क्या, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? यहां पे ये समझो कि अगर हम रेडियस को डबल कर रहे हैं, अगर हम रेडियस को डबल करेंगे, सपोज को रेडियस को हम कर दिए डबल, पहले आर था, अब क्या, पहले जब रेडियस स्मॉल आर था, डिस्टेंस क्या था, कैपिटल आर था। अब हम तुमसे ये कह रहे हैं रेडियस को डबल करो, तो डबल करने के मतलब क्या होगा, 1/2r के स्क्वायर करोगे, ये तुम्हारा कुछ नया रेजिस्टेंस आएगा, आएगा ना? तो यहां पे तुम्हारा क्या होगा, 1/4r²। और 1/r² किसके लिए था, रेजिस्टेंस के लिए था। तो इसका मतलब रेडियस को डबल करने पे रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम हो गया। समझ गए कि नहीं? इसका उल्टा कर देना, अगर रेडियस को 4 टाइम्स कम करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। रेडियस को अगर हाफ करोगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। r/2 कर दोगे ना, स्मॉल r/2, 2 का r²/2, 2 2 जा 4, r²/4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। करके एक बार दिखा देते हैं। देखो मैं तुझे क्या बोल रहा हूं, अगर तुम क्या कर रहे हो, रेडियस को क्या कर रहे हो, हाफ कर दे रहे हो, तो यहां पे क्या होगा बताओ, r²/4, 4 ऊपर गया, रेडियस क्या बन गया तुम्हारा, रेजिस्टेंस क्या बन गया, 4/r²। और 1/r² क्या होता है, 4 इंटू आर, मतलब 4 टाइम्स क्या होगा तुम्हारा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ गई नहीं कि नहीं? अब डायमीटर का समझो, अब डायमीटर के भी चेंज रूल से यही होगा ना भाई, रेडियस डबल मतलब साफ साफ बात है, डायमीटर भी तुम्हारा डबल, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, जल्दी बताओ, 2 इंटू आर ही तो होता है ना। समझ गए कि नहीं? ऊपर से नहीं जा रहा है ना, बताओ, अरे बोलो, ऊपर से नहीं जा रहा है ना, एकदम ऊपर से नहीं जा रहा है ना। चलो अब यहां पे ये समझो, 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर, और 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻² मीटर। ये सब कन्वर्जन में ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है। तो देखो, हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। देखो आगे क्वेश्चन वही आगे जो हमने अभी किया। देखो यहाँ पे, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। डायमीटर को डबल करने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को डबल करना। हम ये मान रहे हैं, जब रेडियस इस डायमीटर, इस देखो, डायमीटर को डबल करने का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स करने का डबल क्या हुआ, मतलब रेजिस्टेंस को भी क्या करना, मतलब रेडियस क्या करना, डबल करना। बात वही है, बात वही है ना। हम तुमसे ये कह रहे हैं, हम आर लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बताओ, जो रेजिस्टेंस है वो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम तुमसे कह रहे हैं रेजिस्टेंस आर लिए थे, नहीं रेडियस आर लिए थे, रेजिस्टेंस क्या आया था, कैपिटल आर। अब हम तुमसे कह रहे हैं रेडियस को डबल करो, करके देखिए क्या क्या आ रहा है। मान लो जब डबल करोगे तो कुछ आर ऐसा आएगा, आर ऐसा आएगा ना। तो यहां पे डबल किए 2r का स्क्वायर कर दिए ना, तो यहां पे आर डैश क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4r का स्क्वायर। अब ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये तो आर है ना, तो यहाँ पे आर डैश क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/4। मतलब डबल करने पे डायमीटर तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले से 4 टाइम्स कम हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इनवर्सली रिलेशन है ना। जब रेडियस बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, कितना घटेगा, r/4। अभी करके दिखाया मैंने, कोई दिक्कत है तो बता दो यहाँ पे आप, बोलो। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है, ठीक है, समझ गए ना। इसका आंसर आप क्या करो, इसका आंसर क्या करो आप, कमेंट करो, प्लीज कमेंट करना, ठीक है, प्लीज कमेंट करना, ठीक है ना। उम्मीद है कि लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ साथ
इस आंसर का भी कमेंट जरूर करें आप। ओके, थैंक यू।